सो कल हम लोग ने टाइम ऑफ सप्लाई स्टार्ट किया था, तो टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग को आगे पढ़ना है आज। तो टाइम ऑफ सप्लाई में हम लोग जो देख रहे थे, ये हम लोगों ने स्टडी किया था। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझा था टाइम ऑफ सप्लाई को। ओके, सो टाइम ऑफ सप्लाई अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले नॉर्मल केस की बात करेंगे। नॉर्मल केस यानी कि फॉरवर्ड चार्ज के केस में क्या होता है, यानी कि उस केस में क्या होगा, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हुआ, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले होता है उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है, टाइम ऑफ सप्लाई हमें ये बताता है कि हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है वो कब बना। अब इसमें मैंने 2 पॉइंट बताया था कि डेट ऑफ इनवॉइस कैसे डिटरमाइन करते हैं। डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब होता है सिंपल सा, देखो इसके लिए रूल ऑफ इनवॉइस आपको पढ़ना पड़ेगा। कहा जाता है व्हेन इनवॉइस शुड बी इशूड, नॉर्मली इनवॉइस की डेट टैक्स डिपार्टमेंट कब मानता है, या तो इनवॉइस की डेट बिफोर या ऑन और बिफोर सप्लाई। मैंने कल शब्द यूज किया था, एग्जैक्टली यहाँ पे एक शब्द होना चाहिए, रिमूवल। ओके, रिमूवल ऑफ गुड्स, यानी जिस दिन हम अपना गुड्स रिमूव कर रहे हैं, जब भी कोई भी दुकान से कोई भी गुड्स निकालता है तो वो चालान बनाता है। कभी भी जब भी गुड्स चालान से जो मतलब गुड्स निकलता है तो दुकान वाला एक चालान बना देता है, भले तुरंत बिल नहीं बन रहा है लेकिन तुरंत चालान जरूर बना देगा कि इतनी क्वांटिटी में ये सामान यहाँ से इस जगह पे गई है, ताकि बाद में बिलिंग करने में आसानी हो और याद रहे। ठीक है, तो अब इस यस समय सर। जो चालान है वो ज्यादातर इंटरनल यूज के लिए माना जाता है। मेन चीज तो अब टैक्स इनवॉइस हो गया है। तो इनवॉइस कब इशू किया जाएगा, ऑन और बिफोर सप्लाई, बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स। तो ये रूल ऑफ इनवॉइस है। अगर जिस दिन तुमने रिमूवल ऑफ गुड्स है तुम्हारे निकाल दिया चालान, चालान की डेट को ही क्या मान लेते हैं, इनवॉइस की डेट मान लेंगे आप। ठीक है, या उसके पहले आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। अब डेट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट में क्या पॉइंट था, डेट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट में 2 पॉइंट था। उसमें ये था कि जब पेमेंट हमारे पास आया, हमने अपने बुक में यानी हमने अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया, जनरल एंट्री की उस दिन, या फिर मेरे खाते में पैसा आया, क्रेडिट हुआ मेरे खाते में, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले उसी को पेमेंट रिसिप्ट की डेट मानेंगे। और फिर उन दोनों डेट को कंपेयर करेंगे, जो दोनों में से पहले होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। बाकी मैंने एग्जांपल दिया था कि 5 जनवरी को अगर क्या हो रहा है, इनवॉइस इशू कर रहे हैं और 5 जनवरी को और 25 फरवरी को बेसिकली क्या हो रहा है, पेमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। ठीक है सर 5 जनवरी। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई सीधा सीधा हो जाएगा विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले आए, तो सिंपल सा 5 जनवरी होगा, यही आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। तो ये एग्जांपल भी हम लोग स्टडी कर लिए थे, नॉर्मल केस हम लोग को समझ में आ गया था। इस पे हम लोग ने 3 क्वेश्चंस भी लगाए थे। कल हम लोग ने इसको वीडियो में कवर किया था, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने लगा दिए थे। आज हम लोग को आगे पढ़ना है, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ना टाइम ऑफ सप्लाई का फॉरवर्ड केस, इसको हम लोग ए कर लेते हैं, ए पॉइंट पहला केस था ये। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड केस की बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई में, यानी अब हम लोग बात करेंगे बी। बी केस क्या कहता है, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, अब हम लोग को ये देखना है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। तो चलिए इसको समझते हैं। सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। दिख रही है सर। चलिए ठीक है। अभी ये बुक दिख रही है सबको? यस सर। चलिए ठीक है, जब भी कोई चीज नहीं दिखी, मतलब कि अगर कोई दिक्कत होगी तो बता देना। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, रिवर्स चार्ज की। रिवर्स चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, इन केस ऑफ सप्लाई
of goods in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis. The time of supply shall be the earliest of the following dates. तो यहाँ पे देखो 3 डेट्स में कंपेयर कर रहे हैं हम लोग. पहला डेट क्या है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स. अब रिवर्स चार्ज में होता क्या, पहले ये समझना. रिवर्स चार्ज में मतलब हम किसी से कोई गुड्स खरीद रहे हैं और उस पर हमें जीएसटी देनी है. तो किसी गुड्स को हम अगर परचेज कर रहे हैं, सर्विस हम ले रहे हैं, उस पर रिवर्स चार्ज बन रहा है, मुझे को टैक्स देना है, तो वो टैक्स लायबिलिटी हम लोग कब मानेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करेंगे. ठीक है. तो अगर मैं परचेज कर रहा हूँ, ऊपर जो हम फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहे थे, हम सप्लायर थे, हम किसी को सामान बेच रहे थे. रिवर्स चार्ज में हम खरीद रहे थे. अब खरीदते समय हमें जीएसटी गवर्नमेंट को देना है. तो खरीद रहे हैं, एक तो सामान खरीद रहे हैं, ऊपर से उसका जीएसटी भी हमें कैलकुलेट करके जाके जमा करना है. तो आखिर में जनवरी का रिवर्स चार्ज है या फरवरी का रिवर्स चार्ज है, कब का रिवर्स चार्ज है, ये भी तो देखना पड़ेगा. टाइम ऑफ सप्लाई आपको रिवर्स चार्ज के केस में भी देखना पड़ेगा. यहाँ पे 3 डेट्स में कंपेयर करना होता है. ध्यान रखना है, एज अ बायर सोचना. सबसे पहला, किस दिन तुम्हें गुड्स मिला, किस दिन हमें गुड्स रिसिप्ट हुआ. दूसरा नंबर, द डेट ऑफ पेमेंट या द डेट ऑफ डेबिट इन द बैंक अकाउंट, यानी जिस दिन हमने पेमेंट किया. तीसरा, द डेट इमीडिएटली द फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. तो इनवॉइस में 30 दिन जोड़ दो. ठीक है. इनवॉइस में 30 डेज क्या करना है, जोड़ना है आपको. तो रिवर्स चार्ज के केस में, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं जो हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ ये सब चीज़ें आप मिस करो. हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं. ध्यान रहे, अभी हम लोग सर्विसेज नहीं पढ़ रहे हैं. अभी सिर्फ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं. गुड्स का केस, तो गुड्स के केस में हमने नॉर्मल केस पढ़ा. अब गुड्स के केस में ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिवर्स चार्ज पढ़ रहे हैं. तो विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से, जो तीनों में से पहले हो. पहला नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला नंबर पॉइंट बोलता है कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, किस दिन गुड्स मिला, हम बायर है ना. नाउ सेकंड नंबर, डेट ऑफ पेमेंट मेड, किस दिन हमने पेमेंट किया. थर्ड नंबर, इनवॉइस प्लस 30 डेज, नहीं, इनवॉइस प्लस 30 डेज. तो इनवॉइस में कितना दिन जोड़ लेंगे हम लोग, 30 दिन हम लोग जोड़ देंगे. तो इनवॉइस में 30 दिन जोड़ दीजिए, यानी इनवॉइस की डेट, जिस दिन भी इनवॉइस आपने इशू किया उसमें कितना दिन जोड़ दीजिए, 30 दिन. तो इन तीनों डेट में से जो पहले होगा वही क्या कहलाएगा, वही टाइम ऑफ सप्लाई में माना जाएगा. ठीक है. मान लीजिए आपने गुड्स कब रिसीव किया है, गुड्स रिसीव किया 5 जनवरी को. ठीक है. और डेट ऑफ पेमेंट मेड, पेमेंट हमने, गुड्स तो हमें 5 तारीख को मिल गया था, पेमेंट हमने किया 15 तारीख को, 15 जैन को हमने पेमेंट किया. हालांकि इनवॉइस कब का था, इनवॉइस कब था, इनवॉइस 5 तारीख को ही उन्होंने, 5 तारीख को जिस दिन हमें गुड्स मिला था उसी दिन उन्होंने इनवॉइस भी दे दिया था. तो अगर 5 जनवरी को अगर इनवॉइस मिल गया था तो इसमें कितना दिन जोड़ना है, इसमें जोड़ देते हैं 30 दिन. तो 30 दिन का जोड़ने का मतलब हो गया 4 फरवरी. अब इन तीनों डेट में से जरा बताओ कौन पहले आ रहा है. जाहिर सी बात है 5 तारीख, तो 5 तारीख ही आ रहा है. तो जनवरी टाइम ऑफ सप्लाई, फरवरी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है. ध्यान रहे, विच एवर इज अर्लियर, ये टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज है, इसका आपको ख्याल रखना होगा. तो ये 3 पॉइंट. अब सवाल था सर एक चीज बताइए, अभी जब थियरी में पढ़ रहे थे तो डेट ऑफ पेमेंट में 2 बातें रखा था. जी हाँ, यहाँ 2 बातें दिखा रहा था कि द डेट ऑफ पेमेंट या द डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट है, ये दोनों बातें कर रहा था. तो
इन दोनों को इतना हमें करने की जरूरत ही नहीं है, हमको पता है पेमेंट किस दिन माना जाता है, जिस दिन हमने उसे पेमेंट कर दिया है ना, जिसे, और पेमेंट कब किया ये नॉर्मली हमारे बुक में जो जर्नल एंट्री होती है उससे पता चल जाता है। दूसरा नंबर, डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट, या मेरे बैंक से डेबिट हुआ, मैं उसको चेक अगर 10 तारीख को दे देना हूँ, वो पैसा निकालता जाके 25 तारीख को, उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, मैंने तो उसको 10 तारीख को चेक दे दिया था, वो जितना जल्दी बैंक में लगा तो उतना जल्दी पेमेंट होता है। तो अगर मैंने उसको 10 तारीख को पेमेंट कर दिया है, भले मेरे खाते से डेबिट हो रहा है 15 को, लेकिन पेमेंट किस डेट मानी जाएगी, जो दोनों में से पहले हो, यानी कि जिस दिन हम 10 तारीख। तो मेरे ख्याल से ये अंडरस्टूड है ऑलरेडी, हमने पीछे हम लोगों ने जब फॉरवर्ड चार्ज में भी यही चीज डिस्कस किया था पेमेंट वाले मामले में यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं होना हेलो चाहिए। बोलिए। हेलो अब है सर, ये जो लास्ट पॉइंट है वो नहीं समझ में आया। द डेट क्या? इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम, जो लास्ट पॉइंट है सर। ये लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि इनवॉइस डेट देखो और उसमें 30 दिन जोड़ो। ये गवर्नमेंट हमसे कहती है कि इनवॉइस डेट देखो और उसमें 30 दिन और जोड़ लो, ठीक है। उस दिन वो डेट आप लोग कंपेयर करो, जैसे मैंने देखो यहाँ पे किया भी है। जैसे मैंने बोला क्या, इनवॉइस डेट, मान लो जिस दिन गुड्स मिला था उसी दिन हमको इनवॉइस भी मिल गया था, तो इनवॉइस की डेट हमने लिया, यस सर। उसमें कितना दिन जोड़ दिया, 30 दिन जोड़ दिया। 30 दिन जैसे ही जोड़ा तो कौन सा दिन आया, ठीक 4 है। फरवरी। अब कहा है इन तीनों को कंपेयर करो, ठीक है। तो इन तीनों को जब कंपेयर किए तो कितना आ रहा है, हेलो, हाँ बताइए। तो जोड़ने का रीजन क्या है? किसी भी हालत में आपका मतलब वो गुड्स ऑफ रिसीप ही जाते आएगा, अगर 30 दिन इसका वैसे हम मतलब जोड़ ये है, देंगे इसका मतलब गुड्स ये ऑफ है, रिसीप। देखो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट हमें 30 दिन का और समय दे रही है। रिवर्स चार्ज के केस में अगर हम खरीद रहे हैं ना, तो इतना ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर नहीं मार रही हम्म। है। याद है फॉरवर्ड चार्ज में तो सिंपल सा बोला ना, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट रिसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर, सिर्फ दो चीजें। लेकिन जब रिवर्स चार्ज होता है, एक तो हम खरीद रहे हैं, ऊपर से हम उस पर टैक्स भी कैलकुलेट करके जमा करें, वो भी एकदम टाइम पे, पता नहीं क्या ये लोग सोच रखे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ठीक है दादा, हम थोड़ा सा आपको समय देते हैं, जो भी इनवॉइस डेट होगी उसमें 30 दिन और जोड़ लेना, ठीक है ना, वो डेट भी कंपेयर कर लेना, ठीक। जैसे एक केस बता रहा हूँ, सपोज करो ऐसा भी हो सकता था कि इनवॉइस कब इशू हुआ, इनवॉइस हो सकता है कई बार होता है ना, गुड्स इशू करने के पहले ही इनवॉइस इशू कर दिया। सपोज करो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि इनवॉइस इशू हुआ, सॉरी, इनवॉइस इशू हुआ कब, मान लेते हैं 10 दिसंबर को, ठीक है। 10 दिसंबर को इनवॉइस इशू हुआ। इनवॉइस रिसिप्ट ना, मुझे तो मिलेगा ना रिसिप्ट, मैं खरीदार हूँ तो मुझे इनवॉइस मिलेगा। इनवॉइस रिसीव, इनवॉइस मुझे मिला कब, 10 दिसंबर को, सामने वाले ने 10 दिसंबर को इनवॉइस बना दिया। लेकिन गुड्स रिसिप्ट कब हुई मुझे, ठीक है, वो भेज रहा मुझे कब, 5 जनवरी को, 5 जनवरी कह रहा हूँ, 15 जनवरी। बताओ इनवॉइस कितना पहले रेज कर दिया और गुड्स मेरे को मिल रहा है कब, माल आने में टाइम लगा या फिर बीच में लॉकडाउन हो गया जिसके कारण मुझे माल बहुत लेट में मिला। इनवॉइस तो उसने इंटरनेट से भेज दिया, ऑनलाइन भेज दिया, ठीक है, जो भी। अब फिर क्या है, पेमेंट, मैं तो पेमेंट करूंगा ना, पेमेंट मेड, मैंने पेमेंट कब किया, ठीक है, इनवॉइस मेरे को पहले मिल गया था, रिसिप्ट, ठीक है ना, गुड्स रिसिप्ट। अब मैंने पेमेंट कब किया, पेमेंट उसको किया 25 जनवरी, या सॉरी 20 जनवरी को मान लो पेमेंट कर दिया। जब पैसा आया, जब सामान आ गया तो मैंने पेमेंट कर दिया। कहीं कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है ना। अब जरा देखना यहाँ पे, अब ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सबसे पहली चीज, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स क्या था, 15 जनवरी, किसी को कोई दिक्कत। दूसरा नो नंबर, सर। पेमेंट किस दिन किया हमने, 20 जनवरी, ठीक है। तीसरा नंबर, इनवाइस डेट देखो, उसमें प्लस करो 30 डेज, क्या आया, 9 जनवरी। टाइम ऑफ सप्लाई बताओ क्या है। सर तो ये इनवाइस डेट में हम 30 डेज जोड़ेंगे? इनवाइस डेट में 30 डेज जोड़ना है,
लिखा तो है मैंने, सर तो 15 साफ जनवरी बोला गुड्स है रिसिप्ट में जोड़ा था। इनवॉइस की डेट में 30 दिन जोड़ो। क्या अच्छा, चीज, क्या बोल रहे हो? नहीं सर 15 जनवरी होगा ना डेट? 9 जैन होगा ना नहीं 9 पहले। जनवरी 9 अरे जैन 10 जो दिसंबर तीनों में में जोड़ रहे हैं। 9 जैन कैसे होगा, 9 जनवरी कैसे हो जाएगा? हाँ 10 दिसंबर में 30 दिन जोड़ो ना। अब दादा जोड़ घटाना हम बताएं तो तुम लोग तीनों को? में 9 जनवरी दिसंबर कितने समय का होता है? 31 नो सर, तारीख, तीनों में पहले 31 का होता है ना। अब है सर दिसंबर में मान लीजिए। यस सर। देन लेकिन सर ये बताइए जैसे मतलब हमको ये देखना है कि इसमें 30 डेज जोड़ने पे के बाद इन तीनों में जो मतलब वो होगा उसको लेंगे डेट। जी हाँ, 30 दिन जोड़ने के बाद जो डेट आएगा फिर उसके बाद कंपैरिजन करना है इन तीनों में, ठीक है। ओके यस सर और क्या, ये तो साफ साफ सर। पॉइंट में लिखा है मैंने, बहुत ही, देखो मैंने सिंपल तरीके से लिख दिया है। बस तुम्हारे बुक में क्या है, बुक में अगर देखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस इन्होंने भी सिंपल लिखा है, बट हाँ पढ़ो फिर समझो, अगर समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब मुझे समझ में आ गया इसलिए मैंने तुमको इजी तरीके से बता दिया, क्यों? यस सर, क्लियर किया। चलिए ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मतलब स्टडी, अब इसको करते हैं। इनवॉइस इशू हुआ कब है? इनवॉइस इशू किया हमने 1 दिसंबर को, ठीक। सॉरी, इनवॉइस इशू होगा कि रिसिप्ट होगा? इनवॉइस मिलेगा ना। हाँ मतलब इशू ऑफ सर इनवॉइस इनवॉइस इशू वो सब किया है ना, फिर हम लोग को तो सामने वाले रिसिप्ट ने होगा। इशू किया, ठीक है ठीक है, वही इशू। इसलिए। तो सामने वाले ने 1 दिसंबर को इशू किया, 1 दिसंबर इनवॉइस की डेट हो गई। फिर इसके बाद क्या होगा, गुड्स कब मिला हमें? 15 दिसंबर को, ठीक है। पेमेंट मेड, नॉट येट पेड, नहीं पेमेंट की है। हाँ तो हम लोग करेंगे भी कहाँ पेमेंट, पैसा भी तो कहाँ। तो चलिए देखिए इन तीनों में से कौन पहले आता है। तो 15 दिसंबर और 1 दिसंबर में कितना दिन जोड़ोगे? 30 दिन जोड़ोगे तो कितना आएगा? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर और 15 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर, कौन सा अर्लियर आता है? 15 दिसंबर। 15 दिसंबर। 15 अब बहुत से लोग ये दिसंबर। सोचेंगे कि सर 1 दिसंबर पहले आ रहा था, लेकिन आपको पता है ये तो इनवॉइस की डेट है, इनवॉइस की डेट में 30 दिन जोड़ोगे तो 31 दिसंबर आएगा, ठीक है। और सर हम टैक्स पे कब करेंगे इसका? क्या चीज? इसका टैक्स हम पे टैक्स रिवर्स हाँ चार्ज हम ही इसको को हम पे, पे रिवर्स कब चार्ज में तो करेंगे? हम ही को देना होता है ना। तो 15 दिसंबर अगर ये टाइम ऑफ सप्लाई है, इसके तो मतलब करेंगे कब, मतलब दिसंबर का टैक्स कब जमा करोगे बाबू? जनवरी में। अगले महीने में? हाँ ये कल ही हम लोग बात कर चुके हैं। 20 दिसंबर, 20 सर मतलब एक अगले क्वेश्चन महीने था की सर। 20 तारीख तक हमें पेमेंट कर रिवर्स देना। चार्ज के साथ भी यही होता है, बस हम यहाँ ये देख रहे हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, चार्ज पे करने वाला सिस्टम कल वाला ही है। हेलो बाकी पेमेंट तो हमेशा हमको अगले महीने ही ठीक करना है। है। हाँ बोलो, बोलो अनूप। सर, कह रहे थे कि हमको सर कैसे मालूम चलेगा कि ये नॉर्मल केस है या रिवर्सिंग केस है? अरे दादा, रिवर्स चार्ज कब आता है, नॉर्मल केस कब आता है? देखो ध्यान से, ये रिवर्स चार्ज तो हमने आपको पढ़ा रखा है। देखो होता क्या है भाई, नॉर्मल केस मतलब हम जो सामान बेच रहे हैं उस पे हमारा टैक्स हुआ, उसको हम फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। जो हम सामान बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए, अच्छी चीज है, पूछना चाहिए क्वेश्चन। हम जब सामान बेच रहे हैं तो हमको पता है जितना सामान हम बेच रहे हैं उसकी टैक्स हमें देनी है, हम सामने वाले से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें देना है। तो वो चीज़ हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिया कि भाई जो दोनों में से कम हो, जो दोनों में से पहले हो, इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट रिसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर। तो हम बस ये देखेंगे जिस दिन हमने इनवॉइस इशू किया और सामने वाले से पेमेंट मिला, विच एवर इज अर्लियर, उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। दूसरा रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमने आरसीएम पूरा पढ़ लिया। आरसीएम में हमने पढ़ा है, अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं तो आरसीएम एप्लीकेबल होता है, हालांकि फिलहाल वो सस्पेंडेड है। ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, अगर मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर होता तो मुझे पता था मेरे को रिवर्स चार्ज के तहत मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्सेस देने पड़ेंगे जितने भी सामान हम खरीद रहे हैं। अगर मैं क्या होता, मैं अगर सपोज करो काजू पैकिंग कर करके बेचता हूँ, या काजू होता है ना, कई कंपनियां हैं इसमें, काजू हो गया बॉस, काजू बादाम आजकल नहीं पैकेट में डब्बे में आके लोग बेच रहे हैं। यस सर। तो मैं ऐसी कंपनी हूँ जो काजू खरीदता हूँ किसान से, एग्रीकल्चर से। तो मुझे पता है जो भी परचेज करूंगा मेरे को उस पर जीएसटी मुझे को देना है।
तो वहाँ रिवर्स चार्ज लगेगा, तो मैं ये सब चीजें देखूंगा, ठीक है। और अगर यहीं पे क्या होता, यहीं पे अगर भाई काजू जब मैं बेचूंगा तब तो मैं नॉर्मल टैक्सेस दूंगा। ऐसा तो रिवर्स चार्ज तो तुम्हें समझना होगा, रिवर्स चार्ज आरसीएम हम लोग पढ़ रखे हैं। सर्विसेज हम लेते हैं, जीटीए की सर्विसेज, तो वो रिवर्स चार्ज में आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एडवोकेट की सर्विस हो गई, पढ़े थे ना, भूल गए? सर नहीं सर, याद है। चलो ठीक है, याद आ गया, बहुत बढ़िया, कोई नहीं, होता है कंफ्यूजन। अब देखते हैं यहाँ पे 1 दिसंबर 2018 को क्या हुआ, इनवॉइस इशू किया हमने। अगर हमने 1 दिसंबर 2018 को हमने इनवॉइस इशू किया है, 15 जनवरी को, दिसंबर नहीं 15 जनवरी को हमें गुड्स रिसिप्ट हो रहा है, और पेमेंट हम कब कर रहे हैं, 20 जनवरी को। ये तो मेरा वाला लगभग एग्जाम्पल है। तो 1 दिसंबर को हमने इनवॉइस इशू किया, 15 जनवरी को गुड्स रिसिप्ट हुआ, पेमेंट किया हमने 20 जनवरी को। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा डेट पहले आएगा? यहाँ पे इनवॉइस सर की वही डेट 31 फिफ्थ दिसंबर, यहाँ होगा ना? अच्छा 31 की जगह 1 जनवरी ले रहा है, ठीक है चलो 1 जनवरी ही सही। 31st 30 दिन बाद ना, प्लस 30 दिन के बाद यानी, ठीक है चलो ठीक है 1 जनवरी सही है। 1 जनवरी कैसे आया सबको पता है ना, डेट ऑफ इनवॉइस में कितना दिन जोड़ना है, 30 दिन, यहाँ लिखा भी है, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अब देखते हैं यहाँ पे अगला एग्जाम्पल, 1 दिसंबर को अगेन इनवॉइस मिला है हमें, और गुड्स रिसिप्ट हुआ हमें 10 दिसंबर को, और पेमेंट हमने 10 दिसंबर को ही किया, तो घूम फिर के 10 दिसंबर ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, डेट ऑफ रिसिप्ट गुड मान लो। 1 दिसंबर को हमने इनवॉइस इशू किया, 15 दिसंबर को गुड्स मिला, 13 दिसंबर को हमने पेमेंट किया, ठीक। अब बताओ इन तीनों में से कौन पहले है, 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर। अरे तुम लोग होशियार हो, तुम लोग फालतू में ऐसे हमको दिखाते रहते हो, तुम लोग बहुत तेज हो। सर ये 13 दिसंबर क्यों लिया है? अरे यार अभी कह रहे तीनों तीनों में में कम कंपेयर है किया ना। जाएगा। उसमें 30 डेज हो जाएगा। हाँ 13 को ही हमने पेमेंट कर दिया, पहले ही हमने इन एडवांस पेमेंट हो रहा है यहाँ पे, यानी कि हम 13 को हम सर। पेमेंट कर दे रहे हैं, और मिल रहा है गुड्स कब हमें, 15 दिसंबर को, और इनवॉइस की डेट में प्लस जोड़ेंगे कितना, 30 दिन, तो यहाँ पे 1 जनवरी आएगा, तो 1 जनवरी, 15 दिसंबर, 13 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर, कौन सा अर्लियर है, 13 दिसंबर। तो दिसंबर की सप्लाई है, दिसंबर की सप्लाई है, तो टैक्स कब जमा होगा, जनवरी में, ठीक। तो ये तो सबको टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे पता चल गई। अब फिर हम लोग बात करेंगे अगले केस की। तो मेरे ख्याल से ये मान के चलूं कि आपको रिवर्स चार्ज का केस समझ में आ गया है। यस सर। आगे बढ़ूं कि और एक्सप्लेनेशन चाहते हो? क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सी यानी कि नेक्स्ट केस की, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई एज अबव। अगर हमें जो भी ऊपर के जैसे रिवर्स चार्ज हो गया या फिर फॉरवर्ड चार्ज हो गया जो हमने पढ़ा है, इसमें हमने रूल तरीका हमने समझा कि टाइम ऑफ सप्लाई कब कैसे निकालते हैं। अगर ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं या फिर आप टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई एज अबव, देन क्या करना है? तो कहता है क्या, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हमें देखना पड़ेगा रेसिपिएंट की बुक में एंट्री किस दिन हो रही है। रेसिपिएंट समझते हैं सब लोग, रेसिपिएंट मतलब खरीदार। देखो बेचने वाला जो है ना, वो अपना टैक्स छुपाने के लिए वो सप्लाई सेल ना दिखाए, ठीक है, लेकिन क्या होता है रेसिपिएंट तो अपने बुक में दिखाएगा ना, नहीं समझे? क्योंकि रेसिपिएंट तो खरीद रहा है, वो खर्चा कर रहा है, खर्चे को तो वो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा। जो सेलर है वो अपने इनकम छुपाएगा, लेकिन जो बायर है वो क्या अपने खर्चे को छुपाएगा क्या? वो तो खर्चा नो दिखाएगा, सर। क्योंकि वो खर्चा सर दिखाएगा, उसकी प्रॉफिट क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए कहा कम गया अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आए तो सिंपल सा कर लेना। अरे यार क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे सी पॉइंट, ठीक, ओके।
तो सी पॉइंट सबको समझ में आ गया? सी पॉइंट को एक बार और मैं इलेबोरेट कर दे रहा हूँ, फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर अबव केस में अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं ऊपर दोनों टाइम पे, यानी टाइम ऑफ सप्लाई हम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग देखेंगे। अब सर सर कब नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, एक बार ये भी बता दीजिए। ना तो रिमूवल ऑफ गुड्स दिख रहा है, ना इनवॉइस इशू की डेट दिख रही है, ना पेमेंट रिसीट की डेट दिख रही है ना? तो नहीं कर रहा है। हाँ, कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ गुड्स उसका घटा है। सर स्क्रीन नहीं शो उसके कर रहा पास, है। अच्छा सॉरी 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 सर आप एक्सेल पे पढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ सॉरी, काफी देर से मैं इधर था। ओके, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई एज अबव। जैसे मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये हम लोग ने पहला पढ़ा था ना, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन नॉर्मल केस। ना तो तुम्हें डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्लियर हो पा रहा है, ना तो पेमेंट रिसिप्ट क्लियर हो पा रहा है। और आपको याद है कि डेट ऑफ इनवॉइस इशू नहीं हो रहा, तो गुड्स देख लो, गुड्स किस दिन रिमूव हुआ है, तो गुड्स रिमूवल डेट भी नहीं क्लियर है। ना तो तुम्हें गुड्स रिमूव की डेट क्लियर हो रही है, ना तो इनवॉइस इशू, ना तो पेमेंट रिसिप्ट, तब तो सर कोई मतलब ही नहीं है टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन तुम्हारे पास स्टॉक में 500 क्वांटिटी थी, वो 450 क्वांटिटी हुई है, लेकिन तुम्हारे बुक्स में कहीं भी दिख नहीं रहा है कि वो 50 पीस कहाँ गया। ना तो तुमने गुड्स रिमूव किया दिखाया रहा है, चालान भी नहीं बनाया हो, ना इनवॉइस इशू किए हो, ना पेमेंट आया है, तो हम कैसे डिटरमाइन करें? लेकिन मुझे दिख रहा है कि हाँ 50 पीस गायब हुआ है, 50 पीस माइनस हुआ है। ना तो तुमने लॉस बाय फायर दिखाया, तो 50 पीस कहाँ गया? तब ऐसे में हम देखेंगे। तो ऐसे में इस तरह की चीज़ों का पता कैसे लगाया जाता है? सेलर की बुक से नहीं, बायर की बुक से। बायर मतलब रेसिपिएंट। यहाँ देखो, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट की बुक से पता चलेगा। अब सवाल उठता है कि सर मान लीजिए मैं टैक्स ऑफिसर हूँ, तो मैं कैसे रेसिपिएंट की बुक कैसे देख, मुझे क्या पता वो किसको बेचा है, तो मैं कहाँ से जाके मैं देख पाऊंगा, ये पहले बताइए। तो मैं उसका भी इजी तरीका, हाँ जब मैं आपको बता दूं, आगे हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी रिटर्न 1, हाँ 2, 3 हम लोग पढ़ेंगे। तो GSTR 1 में क्या होता है, हम सप्लाई की डिटेल देते हैं, और 2 में ऑटोमेटिकली डिटेल आ जाती है जब बायर अपना डिटेल भरता है कि उसने मेरे से खरीदारी किया है, तो वहां से मैं पकड़ में आ जाऊंगा। ठीक है, तो रिटर्न्स में हम लोग क्लियर करेंगे। हाँ बोलो। कि अगर हम मतलब हम अपना सेल छुपा रहे हैं कि हमने किसी को सेल करा है ये सामान, तो उसका हम इनवॉइस बनाएंगे या कई तो फिर लोग, उसको कैश, हाँ बिल्कुल। अगर हम उसको इनवॉइस नहीं बनाएंगे तो स्टॉक हमारा कैसे कम होगा? देखो सिंपल सी इनवॉइस चीज है, का नाम तो छिपेगा नहीं, स्टॉक भी तो नहीं दिखाएंगे ना, तो स्टॉक तो कम होएगा ही नहीं। तो तुम बुक की बात कर रही हो ना? हाँ, अगर इनवॉइस उसको हम नहीं देते हैं बुक सिस्टम की से। बात, तुम देखो बुक की बात कर रही हो। तो जब ऑडिट स्टॉक होती की है, लॉस बाय जब फायर ऑडिट दिखा हो, देंगे, फिर जब ऑडिट नॉर्मल हो, लॉस दिखा देंगे। हाँ बिल्कुल, लॉस हाँ, तो वो दिखना चाहिए ना, बुक्स में दिखना चाहिए ना, वो लॉस बाय फायर जी, जो भी हुआ है। अब और वो, नॉर्मल दिखा देंगे, अब नॉर्मल लॉस। अरे कुछ तो वो चीज भी तो नहीं है तुम्हारे बुक्स में, और ये चीज पता कैसे चली? अरे हाँ बेईमानो, सुनो, क्लियर है? ये है कि तुम्हारे बुक्स में हमें कुछ नहीं दिखा ना। ये मैंने जो अभी एग्जांपल तुम्हें दिया था ना, 50 पीस तुम्हारा जो गायब की बात मैं कर रहा था, 50 पीस गायब की हाँ, बात मैं क्या कर रहा था कि ना तो तुम्हारे बुक्स में कुछ दिख रहा है, लेकिन हाँ तुम्हारे बुक्स में। और ये कैसे पता चलता है? जब हम लोग कोई ऑडिट होती है, ऑडिट होती है तो फिजिकल चेकिंग होती है। फिजिकल चेकिंग समझ रहे हो? तुम्हारे स्टॉक में दिख रहा है 500 पीस, तुम्हारे स्टॉक बुक में, स्टॉक अच्छा, रजिस्टर में 500 पीस दिख रहा है, लेकिन अंदर जाके जब मैंने चेक किया तो 450 पीस दिख रहा है। ये आप चीज समझे? सर। हाँ दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग हाँ, बोलते हैं तो सर फिजिकल। वो जो 50 पीस है उसको हम लॉस दिखा देंगे कि वो लॉस हो गया, मतलब वो अरे तो वो भी बुक में खराब हो नहीं गया दिखाए था। हो ना, वो भी बुक में नहीं दिखाए हो। तब तो वो तो बेवकूफी है किसने अकाउंटेंट की, या जो अकाउंट का जो इसको कहते हैं एंट्री कर चोरी, रहा है। इसको कहते हैं चोरी, और दूसरा नंबर पकड़ी गई। ठीक है, जी तो सर। इन सब चीजों को ही बेसिकली एक छोटा सा ये बात, हालांकि देखो ये केस सी, ये सी वाला केस जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, कोई व्यापारी यहाँ तक नहीं, इतना नहीं करता है वो, ये समझदार है, दिखा देता है। लेकिन होता है ना, कई लोग आपने सुना होगा कच्चे बिल से सेल करना, पक्के बिल से सेल करना, सुना ही नहीं सुना? कच्चा बिल पक्का बिल यस सर, सुना है? जो यस सर। कच्चा बिल तुमको अगर नहीं अगर याद आता तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ।
जब तुम कहीं सामान खरीदते हो कागज पे लिख के ऐसे ही दे देता है ना, उसमें जीएसटी हाँ, नंबर दिखा रहा है ना कुछ दिखा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कच्चा, है ना? अच्छा। और वहीं अगर वही टैक्स इनवॉइस बना के बकायदा उस पर टैक्स सब कुछ जो भी है सब कुछ लगा होगा दे रहा, दैट इज कॉल्ड क्या? पक्का। तो ये हम लोग लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं, कच्चा बिल पक्का बिल। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। तो अभी ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, आप लोग फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग इसको चलिए देखते हैं साइड आज। में रख। हाँ, रखा गया। ओके, सो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? ये वाला पॉइंट, सी वाला पॉइंट, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई एज अबव। देन हम लोग रेसिपिएंट की बुक में देखेंगे, और रेसिपिएंट की बुक में जिस दिन एंट्री की गई है, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, उसी दिन को हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब जो देखिए, अब सी पॉइंट के बाद अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि प्रीतम एंड कंपनी परचेज मशीनरी फ्रॉम हरी एंड कंपनी। तो यहाँ पे प्रीतम एंड कंपनी क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है मशीनरी, किससे? हरी एंड कंपनी से। द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 60,000। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 60,000 है। द ऑर्डर फॉर द मशीन वॉज प्लेस्ड ऑन 7th अप्रैल। जो ऑर्डर है फॉर द मशीनरी वॉज प्लेस्ड कब है? 7th अप्रैल को। हरी एंड कंपनी डिस्पैच्ड द मशीनरी 10th अप्रैल को। उसने मशीनरी डिस्पैच कब की है? 10 अप्रैल को। प्रीतम एंड कंपनी रिसीव द मशीनरी ऑन द सेम डेट। उसने 10 को डिस्पैच किया, 10 को मिल गई। ऑन 15th अप्रैल द पेमेंट वॉज मेड बाय प्रीतम एंड कंपनी। 15 अप्रैल को पेमेंट कर दिया प्रीतम कंपनी ने। द इनवॉइस वॉज रिसीव्ड बाय प्रीतम एंड कंपनी ऑन 20th अप्रैल। इनवॉइस कब मिला? 20 अप्रैल को। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ प्रीतम एंड कंपनी इट वॉज डेबिटेड। मेरे खाते से पैसा कब गया? 25 तारीख को। रिवर्स चार्ज का केस है ये, ध्यान रहे। तो खाते से पैसा कब गया? 25 अप्रैल को। हालांकि मैंने पेमेंट कब कर दिया था उसे? 15 अप्रैल को द पेमेंट वॉज मेड टू द प्रीतम, है ना? हालांकि मेरे खाते से कब निकला पैसा? 25 तारीख को। व्हाट विल बी द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो आपको पता है 3 डेट देखना है, तो 3 डेट मैं आपको यहाँ पे एक्सेल पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे अच्छे से मैंने लिखा है। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये देखेंगे, इनवॉइस रिसीव, कब हमें इनवॉइस रिसीव हुआ है। तो इनवॉइस रिसीव किस दिन हुआ था? सबने ध्यान दिया था? ऑन सॉरी 20 अप्रैल था। हाँ, 20 अप्रैल, गुड। 20 तो 20 अप्रैल को हमें इनवॉइस मिल गया था, ठीक है? 20 अप्रैल, ओके। 20 अप्रैल को हमें मिल गया था इनवॉइस। अब दूसरा नंबर हमें देखना है क्या? दूसरा नंबर हमें देखना है गुड्स रिसीव कब हुआ। 10th अप्रैल। 10 अप्रैल को हमें गुड्स रिसीव हो गया, और पेमेंट हमने कब किया था? 15 अप्रैल। तो 10 अप्रैल को हमने गुड्स रिसीव हमने किया, और पेमेंट हमने कब किया? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को लेंगे, ध्यान रहे 25 तारीख को नहीं लेंगे, क्योंकि हमने भाई पेमेंट उसको 15 को दे दिया। वो चेक जमा करे 25 को, बाद में जाए, उसको उसकी गलती ना। मेरे खाते से निकला या मैंने पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो। अब आप सभी को पता है, अब यहाँ पे हम लोग डेट हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, इनवॉइस 10 डेट में अप्रैल ही होगा। हाँ, ऐसे ही पता चल रहा है। वैसे इसमें 30 डेज जोड़ के दिखा दे रहा हूँ। 20 मई आ गया, बाकी तो सब सेम रहेगा। अरे सॉरी, पेमेंट का डेट कुछ और है। पेमेंट का डेट है 15 अप्रैल, और गुड्स रिसिप्ट कब हुआ है? उल्टा मैं लिख दिया क्या? यहाँ है 10 अप्रैल। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, क्या है? 10 अप्रैल। और यहाँ पे हो जाएगा इनवॉइस प्लस 30 डेज, ठीक है? 20 मई। अब इनकी तरफ कौन पहले हुआ है? 10 अप्रैल इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ठंडी लग रही। ओके, सो यहाँ तक सबको समझ में आ गया?
यस सर। एक मिनट में ईयरफोन लगा लूं। तो बुक में भी आप लोग देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द जीएसटी लॉ एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे दे रखा था पेमेंट वाज मेड जो भी 15-10 अप्रैल, द टाइम ऑफ सप्लाई इज 10th अप्रैल, और हम लोग के भी सॉल्यूशन में वही आ रहा है। हम लोग ने जो सॉल्यूशन किया था वो भी क्या था, 10th अप्रैल ही था, तो 10th अप्रैल इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे डी पॉइंट की तरफ। डी पॉइंट में देखिए क्या है, इन केस ऑफ सप्लाई, ठीक है, सॉरी, इन केस ऑफ सप्लाई of vouchers by a supplier at the time of supply, the time of supply क्या होगा in case of vouchers, है ना, तो time of supply क्या होगा। चलिए इसको समझते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और लगभग सबको पता भी है इस तरह का होता है। आजकल मॉल वॉल में जाइए तो आपको क्या मिलता है, वाउचर्स मिलते हैं, कूपन्स मिलते हैं, और उसको भी आप क्या करते हो, आप उसको भी उसके बदले भी कुछ सप्लाई लेते हो, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें दो बातें कह रहा है। टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाएगी, इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइड और इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइड। अगर सप्लाई आइडेंटिफाई होगा तो क्या होगा, और अगर सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं है तो क्या होगा, इन अदर केस मतलब। तो सबसे पहला केस आपको समझाता हूँ। इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइड, देन यहाँ पे कह रहा है डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जिस दिन हमने वाउचर क्या किया, इशू किया। जैसे अगर हम लोग इसमें एक एग्जांपल की बात करें, इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइड, जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस ट्रेंड में आप गए, रिलायंस ट्रेंड जहाँ पे कपड़े मिलते हैं, अब वहाँ पे आपने सपोज करो कोई परचेजिंग किया, कोई परचेजिंग करने पे आपको 500 का कूपन मिला, कि आपके 500 का कूपन मिल गया, मतलब 500 की परचेजिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब बताओ वहाँ पे क्या है, सप्लाई आइडेंटिफाइड है कि नहीं है। वो 500 के कूपन से तुम क्या खरीदोगे, सिंपल चीज़ है, इसमें क्या चीज़ तुम खरीदोगे, क्लॉथ ही खरीदोगे, कपड़े ही खरीदोगे, क्योंकि रिलायंस ट्रेंड में क्या मिलते हैं, कपड़े। और अगर यही कूपन अगर बाटा में अगर तुम्हें मिला होता, तो जाहिर सी बात है वहाँ क्या खरीदते हैं उस कूपन से या उस वाउचर से, शूज। तो यहाँ पे क्या है, सप्लाई आइडेंटिफाइड है, मुझे पता है कि उस कूपन से तुम क्या खरीदोगे, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो रिलायंस ट्रेंड के केस में क्लॉथ हो गया, बाटा के केस में शूज हो गया। तो सप्लाई इज आइडेंटिफाइड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलायंस ट्रेंड, जैसे मैंने यूज़ किया है ना, और मैंने एक शब्द यूज़ किया क्या, बाटा। या फिर सपोज करो वो कूपन या वाउचर तुम्हें कहाँ से मिला है, डोमिनोज से। तो डोमिनोज में तुम क्या खाते हो, पिज्ज़ा। अगर कल को तुम्हें अगर 500 का या 2000 का तुम्हें अगर वाउचर मिल गया कोई उसमें कोई कंपटीशन में या जो भी है, क्विज में जो भी, तो यानी कि 2000 का तुम पिज्ज़ा ही खाओगे, कुछ और तो वहाँ से कुछ ले नहीं सकते ना। तो वहाँ सप्लाई क्या हो जाती है, आइडेंटिफाइड हो जाती है। तो सप्लाई जब आइडेंटिफाइड हो जाती है, तो जिस दिन तुम्हें वो वाउचर मिला है उसी दिन सप्लाई मान ली जाएगी। यानी अगर रिलायंस ट्रेंड ने तुम्हें 1000 का कूपन दिया, या फिर बाटा ने तुम्हें 1000 का कूपन दिया, या डोमिनोज ने तुम्हें 1000 का कूपन दिया, तो जिस दिन दिया, सपोज करो उसने दिया कब है, उसने दिया तुमको 1 जनवरी को, 1 जनवरी को, ओके। लेकिन इस 1000 का तुम यूज कब कर रहे हो, खरीदारी कब कर रहे हो, तुम जा रहे हो खरीदारी करने, सपोज करो तुम फेब में जा रहे हो या मार्च में जा रहे हो, तुमने जनवरी फरवरी में यूज ही नहीं किया, तुम जाके मार्च में उसे यूज कर रहे हो। तो ध्यान रखना, तुम भले यूज करोगे मार्च में, लेकिन सप्लाई रिलायंस ट्रेंड, बाटा, डोमिनोज किस समय दिखा देगा, जनवरी मंथ का ही दिखा देगा। और टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, जनवरी ही है, और इसका टैक्स फरवरी में जमा हो जाएगा। लेकिन फिर जब तुम जाओगे मार्च में खरीदारी करने, मार्च में जब तुम 1000 रुपए की परचेजिंग करोगे, तो उस 1000 कूपन के ऊपर रिलायंस ट्रेंड ने तो जनवरी का ही मान के टैक्स दे दिया। तब 1000 का जब परचेजिंग करने जाओगे तो उस टाइम को फिर उस 1000 रुपए की ट्रांजेक्शन पे दोबारा टैक्स रिलायंस ट्रेंड, बाटा या डोमिनोज को नहीं देना पड़ेगा। ये चीज है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि मैं और क्लियर करूं। सर हो गया कुछ कुछ क्लियर।
कुछ कुछ क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, मैं फिर से मैं बता दूं, रिलायंस ट्रेंड ने आपको कूपन कब दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। रिलायंस ट्रेंड ये क्या है, ये कंपनी है, ठीक है ना। कूपन अमाउंट कितना है, कूपन अमाउंट है 1000, ठीक है। फिर कूपन आपको मिला कब है, इशू डेट, आपको डेट कब इशू हुआ है, सपोज करो 1 जनवरी को। फिर तुमने उस कूपन को रिडीम, हम लोग रिडीम कहते हैं ना, कूपन आपने रिडीम कब किया, रिडीम डेट, रिडीम डेट है सपोज करो 5 मार्च। 5 मार्च को तुमने उस कूपन को तुमने संभाल के रखा, तुमने कहा 5 मार्च को मेरा बर्थडे है तो उस दिन हम लोग रिडीम किया जाएगा, तो जो भी है उस दिन हम लोग खरीदारी करने जाएंगे। तुम गए 1000 रुपए की वो कूपन की खरीदारी की है, 1000 रुपए को यूज किए। सवाल उठता है सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, TOS क्या माना जाएगा, इतनी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है। तो सर जी रिलायंस ट्रेंड है या बाटा है डोमिनोज, अगर उसने इस तरह का अगर केस किया है तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई होगी 1 जनवरी, जिस दिन कूपन इशू किया उसी दिन को सप्लाई मान ली जाएगी। दैट इज द एग्जाम्पल, दैट इज द सॉल्यूशन। समझ में आया। अब हम लोग अदर केस की बात करेंगे। अदर केस मतलब अगर सप्लाई आइडेंटिफाइड नहीं है, तो सप्लाई आइडेंटिफाइड कब नहीं होगी सर, चलिए देखते हैं, ठीक है ना। इन अदर केस यानी कि जब सप्लाई आइडेंटिफाइड नहीं है, यहाँ तो हम किसकी बात कर रहे थे, जब सप्लाई आइडेंटिफाइड होती, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, इन अदर केस, यानी कि जब सप्लाई आइडेंटिफाइड नहीं, या तो इन अदर केस बोले या तो सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइड, सप्लाई आइडेंटिफाइड नहीं है। समझ में आ रहा है सबको। ओके, तो उस केस में क्या होगा, अब बस मेरे एग्जांपल में कंपनियों के नाम थोड़े चेंज होंगे। अब सपोज करो वो कूपन तुम्हें कहाँ से मिला है, बिग बाजार से मिला है, ठीक है ना। या फिर सपोज करो तुम्हें कहाँ से मिला है, स्पेंसर से मिला है, ठीक है। इन सब जगहों से अगर तुम्हें मिला है तो क्या होगा, या विशाल मेगा मार्ट से मिला है, ठीक, कुछ समझ में आया। अगर इन सब से वही कूपन अगर सेम चीज अगर इशू हो रहा है, अगेन अच्छा कंपनी का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, बिग बाजार कर देता हूँ। यानी वो जो कूपन आपको मिला है किससे मिला है, बिग बाजार से मिला है। कितने का कूपन मिला है, 1000 का कूपन मिला है। इशू कब हुआ, 1 जनवरी को। रिडीम कब हुआ, 5 मार्च को। तो यहाँ कह रहा है डेट ऑन विच टैक्स इज पेड, ये टैक्स इज पेड क्यों लिखा है, डेट ऑफ रिडीम होना चाहिए यहाँ पे, अब सही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इन अदर केस क्या होगा, डेट ऑफ रिडीम ऑफ वाउचर, जिस दिन तुम वाउचर को रिडीम करोगे, यानी कि यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी 5 मार्च को, यानी मार्च की सप्लाई है तो उसको अप्रैल में टैक्स जाएगा। बताइए कुछ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। यस हो गया। अब यहाँ पे क्यों पहले ही टैक्स ले रही है और यहाँ पे क्यों बाद में ले रही है, इसके वजह यही है क्योंकि बिग बाजार में अगर सपोज करो तुमने अगर कोई अगर वाउचर जीता है तो उसमें तुम क्या खरीदारी करोगे ये बिग बाजार को भी नहीं पता है। तुम उससे राशन लोगे, कपड़ा लोगे, क्या है, किससे रिलेटेड है, तो वो चीज़ नहीं क्लियर हो पाता है। इसीलिए मान लो उसमें 100 रुपये का कूपन है, 200 रुपये को कुछ भी खरीदारी बिग बाजार से करिए आप इतना पाइएगा। तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि सप्लाई आइडेंटिफाइड नहीं है तो उस केस में जिस दिन रिडीम होगा वाउचर को यूज करोगे, खरीदारी करोगे, उस दिन ना पता चलेगा।
तो उस दिन को ही हम लोग सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई उसी दिन का माना जाएगा। तो ये दोनों में फ़र्क है कि जब सप्लाई आइडेंटिफाइड होगा तो कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा, जब सप्लाई आइडेंटिफाइड नहीं होगा यानी अदर केस में तो कैसे सप्लाई होगा। तो मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया। समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आएगा तो कोई टेंशन नहीं, फिर से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डी पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक। अब हम लोग को अगला टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज से पहले देखो एक और चीज़ कह रहा है, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ interest, late fees, penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which supplier receives such additional value। ठीक है, अगर मैं अपने किसे यानी कि अपने कस्टमर से कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ कि यार तुम डिले पेमेंट कर रहे हो, तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या लेट फीस देनी पड़ेगी या कोई पेनाल्टी मैं उससे चार्ज करूँगा, ठीक है। तो जितना भी डिलेड पेमेंट आता है of any consideration shall be the date on which supplier receives such additional value। अगर वो इंटरेस्ट का पैसा, अब मैं इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। अब अगर सपोज करो तुमने परचेजिंग कितने की यानी तुमको मैंने सेल किया कितने का गुड्स, कब बेचा था, जनवरी में, लेकिन तुम पेमेंट करने आए क्या 2 महीने बाद। तुम पेमेंट मुझे पेमेंट कब मिल रहा है, पेमेंट रिसीव कब तुम हो रहा है, तुम दे रहे हो मुझे मार्च में पेमेंट, और मैंने बोला था कि अगर 1 महीने से ज़्यादा लेट हुए तो मैं तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, और मैं करीबन तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, ये तो लूँगा ही लूँगा 20,000 प्लस एडिशनल मैं तुमसे चार्ज कर रहा हूँ 1,500 रुपये, ठीक है, या 1,500 ज़्यादा हो रहा, मैं 500 रुपये कर देता हूँ। 500 रुपये मैंने एडिशनल वैल्यू चार्ज किया। 20,000 की टाइम ऑफ सप्लाई तो जनवरी थी, ये 500 रुपये की टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, मार्च है। जो 500 रुपये की एडिशनल वैल्यू मैं ऐड कर रहा हूँ इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, मार्च मानी जाएगी। यानी इस 500 रुपये पे जीएसटी तुम्हें जो कलेक्ट करके देनी है वो मार्च में देनी है, मतलब मार्च का टैक्स है तो अप्रैल में दोगे। तो ये लास्ट पॉइंट कह रहा था, ये यहाँ पे जो आपको मेंशन किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। तो हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंप्लीट कर लिया डी पॉइंट तक, यानी हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं। 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं जल्दी से मैं रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहला केस फॉरवर्ड चार्ज, दूसरा केस रिवर्स चार्ज, तीसरा केस अगर सप्लाई ऊपर से क्लियर नहीं हो पा रही तो हम क्या करेंगे, और चौथा केस जो है वाउचर्स के केस में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। तो ये हम लोग ने स्टडी कर लिया है। सो बाकी की हेलो आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है।